जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथ मोड यूपीएससी पावर्ड हाइपोथेसिस में। मैं हूं ध्रुव जानी। दोस्तों, आज के इस सेशन की जो मुख्य वार्ता है वह ईरानी सभ्यता रहेगी, जो कि एक महत्वपूर्ण एशियाई सभ्यता है। पिछले लेक्चर में हमने हमारी असरिया की जो सभ्यता थी उसको संपूर्ण किया और उसके बारे में जो हमारा जो अध्ययन था वह हमने 2 चरणों में किया, यानी कि लेक्चर 10 और लेक्चर 9 में किया था। आज के इस सेशन में हम लोग ईरानी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, प्रजा वहाँ की देखेंगे कैसी थी, कहाँ की थी, राजकीय इतिहास देखेंगे ईरान का, और उसके बाद वहाँ का जो राजतंत्र है उसकी भी चर्चा करेंगे। आगे के सेशन में हम लोग उसके जो अन्य रिमेनिंग पहलू है, जैसे सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो या धार्मिक स्थिति हो या कला व स्थापत्य हो या शिक्षण व साहित्य हो, उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की यह सभ्यता, ईरानी सभ्यता। यह भी एक महत्वपूर्ण पश्चिमी एशिया की सभ्यता है और हालांकि बेबीलोन और इजिप्ट की संस्कृति से बहुत साल बाद में आई। यानी कि अगर हम लोग समय में पीछे चलेंगे तो यह जो सभ्यता है यह पहले आएगी, उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता आएगी, उसके बाद जो है इजिप्ट और सुमेर की सभ्यता आएगी। तो देखेंगे कौन कौन से जो है यह राजतंत्र के अंग थे, यह राजकीय इतिहास में यह ईरान के कौन कौन से राजा थे जो महत्वपूर्ण थे, अच्छे थे या बुरे थे, जो नोंदपात्र थे, उसकी बात हम लोग यहाँ करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ईरानी सभ्यता। पहले हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे ईरानी सभ्यता के बारे में, और उसके पश्चात हम लोग हमारा जो सेशन है वह आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ एक मैप मौजूद है जो कि आज का ईरान दर्शाता है। एकदम बीच में ईरान है। और एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यह जो आपको पूरा ग्रीन दिख रहा है, यह पूरा ग्रीन एरिया दरअसल मीडिया का है। यह पूरे प्रदेश को मीडिया कहा जाता है, जिसकी चर्चा और उसका जो उल्लेख है वह हमने हमारे पिछले उपाख्यानों में किया है कि क्यों यह जो भौगोलिक क्षेत्र है, यह भौगोलिक क्षेत्र को मीडिया कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उसे मिड लोग कहा जाता है। और ईरान की सभ्यता को समझने के लिए हमें मिड लोगों की जो सभ्यता है या मिड लोगों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, जो हम लोग आगे यह पूरे व्याख्यान में देखेंगे। तो देखते हैं, ईरान की संस्कृति मतलब धर्म की संस्कृति, धर्म प्रधान थी, प्राचीन थी। तो एक सहज बात है, स्वाभाविक बात है, धर्म प्रधान ही होगी विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियों की तरह। ईरान की संस्कृति मतलब असो जरथुष्ट्र की संस्कृति। यह एक पैगंबर का नाम है, जो कि ईरानी लोगों के श्रद्धा के केंद्र में है। ईरान की संस्कृति को समझने के लिए मीड लोगों की संस्कृति को समझना जरूरी है। मीड लोग यानी मीडिया में रहने वाले लोग, यह पूरे प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं जहां आज का ईरान बसता है। और ईरान जो है वह, अगर हम हमारे पश्चिम की ओर जाए, पश्चिम दिशा में जाए, तो ईरान जो है वह सिर्फ 2 देशों की दूरी पर है हमसे, भारत से। सिर्फ पाकिस्तान आएगा, उसके बाद अफगानिस्तान आएगा और उसके बाद सीधा हमारा ईरान आ जाएगा, यानी कि मध्य एशिया आ जाएगा। मीड प्रजा समरकंद व उर्वरा की भूमि से होते हुए दक्षिण तक पहुंची होगी। देखिए, यह जो कैस्पियन सी है उसके उत्तर का जो भूभाग है या भूमि है, उसे उर्वरा की भूमि या समरकंद की भूमि हम लोग कह सकते हैं। यह प्रजा ईसा पूर्व 1000 में कैस्पियन समुद्र के किनारे से पश्चिम दिशा में आई होगी, ऐसा माना जाता है। तो कश्मीर समुद्र का उल्लेख जो है यह हमें मिलता है यहाँ, और ऐसा हमें जो हमारे पास जो अवशेष है, जो तथ्य है, उससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो लोग थे वे लोग कश्मीर समुद्र के इलाके से जो है ईरान तक पहुँचे थे। ईरानियों का धर्म ग्रंथ अवस्था में, ये हमें याद रखना है, अवस्था ईरानियों का धर्म ग्रंथ है में इस भूमि को स्वर्ग कहा गया है कि इससे बढ़िया भूमि जो है वह पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यही जो है वह पुण्य भूमि है, यही स्वर्ग है। मिड लोगों के कई समूह अलग अलग जगह जाके बस गए। कई थियरीज है, कोई समूह जो है वह पर्शिया में बस गए, यानी कि आज के ईरान में बस गया। कई जो समूह है वो ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में आके बस गए या भारत उपमहाद्वीप में आके बस गए। भारतवर्ष हम लोग यहाँ लिखते हैं। एक
मत जो है वह कहता है कि ये लोग जो है वे ऑस्ट्रेलिया के तरफ निकल गए और वहाँ बस गए। तो कई सारी थियरीज है, उनमें से जो एक समूह था वह पर्सिया में ही बस गया जो आज के ईरान का है, और यह पर्सिया को दरअसल पारस नाम से भी जाना जाता है। पारस प्रदेश ही कहा जाता था और पारस में से ही इसका जो है रूपांतरण पर्सिया में हुआ। उसके अगर हम बात करें तो मीडिया के लोग आर्य ही थे, उन लोगों का धर्म जरतोस्ती ही था, वे लोग आर्य ही थे। एक थियरी ऐसी है कि मीडिया में रहने वाले लोग आर्य ही थे, फिर वहाँ से उन लोगों ने जब हिजरत की, वहाँ से जब उन लोगों ने प्रस्थान किया दुनिया के अलग अलग देशों में, तो जो भारत की तरफ आए वे लोग भारत में ही बसे, उत्तर भारत के इलाकों में बसे, उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में बसे, और उन लोगों ने अपना जो धर्म है वह त्याग दिया। वरना यह थियरी के मुताबिक उन लोगों का जो फंडामेंटल रिलीजियन था यह जरतोस्ती ही था। मीडिया का प्रदेश दो भागों में विभाजित था, एक था इराक के अजमी और दूसरा जो था वह था अजरबैजान, जो आज के हमें आर्मेनिया प्रदेश में एक कंट्री है जिसका नाम आज के समय अजरबैजान है। तो दो प्रदेश में यह विभाजित था, एक इराक का प्रदेश था और उसके ऊपर जो था वह था अजरबैजान का प्रदेश, यानी कि आज के आर्मेनिया का प्रदेश। इसका एक महत्वपूर्ण नगर था रद, इंपॉर्टेंट सिटी। मान्यताओं के मुताबिक और यह जरदोस्ती धर्म के मुताबिक यह जो पैगंबर थे जरथुस्त, उसका जो जन्म था वह यही गांव में हुआ था, यही शहर में हुआ था। तो इसका महत्व जो है वह कई गुना बढ़ जाता है यह शहर का, जो कि अजरबैजान में स्थित था। प्राचीन अजरबैजान हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद ईरान की परंपरा के अनुसार पैगंबर जरथुस्ती से हजारों साल पहले एक जमशेद नामक व्यक्ति हो गया। दरअसल राजा ही था, और जो महत्वपूर्ण इराक के जो 4 राजवंश है उसमें से एक राजवंश का राजा ही वह था। मगर उसके कोई जो तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य, वो हमें प्राप्त नहीं हुए इस बात के, इस मिथ के। ईरान के 4 मुख्य राजवंश थे, 4 मुख्य राजवंश हुए। ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात है, चारों के नाम भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, पहला था पेशदादी। यह राजवंश का नाम है, थोड़े विचित्र है क्योंकि थोड़े पुराने हैं और पर्सिया के हैं। उसके बाद था कयानी, उसके बाद खामनी और आखिरी में सासानी। ये 4 महत्वपूर्ण राजवंश थे, ये हमें याद रखना है। अब यह जो पेशदादी राजवंश था, यानी कि प्रथम राजवंश, उसका जो चौथा राजा था, यानी कि 4th, वह राजा जमशेद था, ऐसा कहा जाता है। देखिए, यह जो 4 डायनास्टीज है, यह डायनास्टीज प्री हिस्टोरिक डायनास्टीज की बात यहाँ हो रही है। तो इसके ऐतिहासिक तथ्य तो हमें नहीं मिले हैं, मगर जो प्राप्त हमारे पास जो अवशेष है या प्राप्त हमारे पास साहित्यिक तथ्य है, उसके हिसाब से हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 4 मुख्य जो राजवंश थे वे इतने थे। वैसे तो कई सारे थे, देयर इज ए बिग लिस्ट, बट हमारे लिए यह 4 महत्वपूर्ण है, तो हम यही 4 को याद रखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ऋग्वेद में जमशेद को विवस्वान के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो यह एक स्वाभाविक बात है। कई सारे जो प्राचीन सभ्यताओं के देव है, भारत के बाहर की प्राचीन सभ्यताओं के देव, उन देवों को ऋग्वेद में कहीं ना कहीं जो है उनके साथ साम्यता हमें दिखाई देती है। यही मुद्दा हमने असीरिया के मामले में भी देखा था, उसके पहले हमने बेबीलोन के मामले में देखा था, और आज हम लोग ईरान के मामले में देख रहे हैं कि कोई एक देव है। इजिप्ट के मामले में भी देखा था। इजिप्ट के मामले में तो पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है, जो पापी मृतात्मा है जो नरक में जाती है, वह प्रोसीजर ही हमारे गरुड़ पुराण से एकदम सम्मिलित है, एकदम जो है सेम है। तो ऐसा उल्लेख मिलना एकदम सहज बात है।
जमशेद को ईरानी संस्कृति का पिता माना जाता है, ये हमें याद रखना है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। जमशेद अपने आप को खुदा मानता, वो अपने आप को खुदा मानता और उसकी जो मृत्यु थी वह थोड़ी पहले हो गई थी, पहले मृत्यु। तो इसी की वजह से वहाँ की जो प्रजा थी वो उसे मृत्यु का देव भी मानती थी, उसे मृत्यु के देव की तरह ही उसे पूजती थी, मृत्यु का देव। जैसे हम लोग यहाँ आज के समय के भारत में यमराज जो है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, यमराज को हम लोग मृत्यु का देव मानते हैं, तो इसी तरह वहाँ के जो लोग थे वे जमशेद को मृत्यु का देव मानने लगे। ईरान का यह जमयुग सुवर्ण काल माना जाता है। जमयुग, ईरान में अग्नि पूजा की शुरुआत यह जमशेद ने ही करवाई। आज के समय जो अग्नि की पूजा होती है, यह जरथुस्ट्री धर्म में यह दरअसल जमशेद ने ही करवाई थी। जमशेद राज्य कार्य के साथ साथ धर्म कार्य भी करता था। पारसी जो आज कश्ती बांधते हैं उसकी शुरुआत जमशेद ने ही करवाई थी, ऐसा माना जाता है। तो आज के समय भी यह जमशेद का बहुत ही प्रभाव है ईरान और ईरान की प्रजा के ऊपर या ईरान के समाज के ऊपर। जमशेद ने अपनी प्रजा को 4 भागों में विभाजित कर दिया। यह 4 थोड़े कठिन नाम है मगर हमें मालूम होने चाहिए। पहला है अथर्वन, यानी कि धर्मगुरुओं का जो वर्ग है उसे अथर्वन कहा जाता। दूसरा रथस्तार, यानी कि उमराव और सैनिक जो थे उसका वर्ग था, सैनिकों का वर्ग। देखिए यहाँ थोड़ी भिन्नता है। अगर हम हमारे पिछले उपाख्यानों में देखें तो उस सभ्यताओं में जो सैनिकों का वर्ग था वह थोड़ा निम्न कक्षा का था, मगर ईरान जो है वह एक लश्करी राज्य होने से वहाँ सैनिक या सैन्य का जो स्टेटस था समाज में वह थोड़ा ऊंचा था। उसके बाद वस्त्रयोश नामक एक वर्ग है जो कि किसानों का था, कृषकों का था, किसानों का या आप कह लीजिए कृषक का। और आखिरी में जो हुतोक्स नामक जो वर्ग था यह वर्ग कारीगरों का था। ठीक है, तो यह 4 मुख्य प्रकार के वर्ग थे जिसमें पूरा ईरान का जो समाज था वह एकदम विभाजित था। और यह जो वर्ग थे वे दरअसल जमशेद की प्रेरणा से हुए थे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जमशेद के समय शराब की शोध हुई थी। यह भी एक मिथ है कि उस समय शराब जो थी वह शोधी गई थी, धीरे धीरे लोगों के द्वारा उसका जो उपयोग है वह होने लगा था। जमशेद इतना शक्तिशाली था कि भविष्य की घटनाओं का वर्णन कर सकता था, वो भविष्यवेता भी था। और पहले के समय में जो राजा थे, जो धर्मगुरु थे, जो उमराव थे, वे लोग अपने शौक के लिए जो है अवकाश का जो अवलोकन है वह किया करते थे और उसमें से वे कई बार कई सारे निष्कर्ष पर आप पहुंचते थे और लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। तो ईरान के जो राजा थे वे भी कुछ ऐसे ही थे। उसके बाद जरथुस्ट्री प्रजा आज भी इस राजवी को मान प्रदान करती है। आज के समय भी यह राजा का जो मान है वह खुटा नहीं है और इसी मान के तहत जमशेदी नवरोज का जो त्योहार है, जो कि पारसियों का बड़ा त्योहार है या जरथोस्ट जो प्रजा है उसका बड़ा त्योहार है, उसका ये लोग पालन करते हैं या उसको मनाते हैं। उसके बाद हमें भौगोलिक स्थिति देखनी है। भौगोलिक स्थिति 95% हमारे दिमाग में क्लियर है कि यह दरअसल जो है मध्य एशिया का भाग है, मीडिया का रीजन है, जिसके ऊपर कास्पियन समुद्र है, जिसके थोड़े जो है साइड में नीचे गल्फ ऑफ पर्शिया है या आप कह लीजिए पर्शियन गल्फ कह लीजिए। और कॉकसास जो प्रदेश है वो भी इसके नज़दीक है। कॉकसास यानी पूरा जो आर्मेनिया का प्रदेश है, जो आज के समय आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया से बना हुआ है, यह प्रदेश से एकदम करीब है। तो थोड़ी भौगोलिक परिस्थिति थोड़ी हम लोग नजदीक से देखने का प्रयास करेंगे। मैं वह जो हेडिंग है वो हटा रहा हूँ, भौगोलिक परिस्थिति हमारी सहूलियत के लिए। देखते हैं आज का ईरान का प्रदेश ईरान अखात खाड़ी के पास आया हुआ है।
प्राचीन काल में यह प्रदेश पारस के नाम से जाना जाता था। फिर जैसे हमने जिक्र किया, यह जो शब्द है इसका जो है रूपांतरण हुआ और आज के समय हम उसे पर्सिया कहते हैं। समय के चलते पर्सिया नाम से जाना गया। इस प्रदेश के नजदीक 2-3 चीजें हैं महत्वपूर्ण, जिसमें हम लोग सबसे प्रथम कैस्पियन समुद्र का उल्लेख कर सकते हैं, कैस्पियन सी। उसके बाद कॉकसस माउंटेन्स, या आप कह लीजिए अर्मेनिया का रीजन। देखिए यहां हमें कंफ्यूज नहीं होना है, आज के समय एक अर्मेनिया नामक देश भी है, मगर हम पूरे रीजन की बात करें जिसमें अर्मेनिया समेत जो है अजरबैजान, जॉर्जिया का भी समावेशन होता है। और तीसरा गल्फ ऑफ ईरान। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज है जो आसपास में यह भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद है। देखिए यह जो पूरा ग्रीन कलर है यह पूरा मीडिया का प्रदेश है, आप देख सकते हो, पूरा मध्य एशिया का प्रदेश है। और यह पूरा अर्मेनिया का प्रदेश है, यह कास्पियन समुद्र है, और यह जो है वह गल्फ ऑफ ईरान है। तो यही ये सभ्यता है वह जन्मी और इसका विकास जो है यही भरपूर मात्रा में हुआ। देखिए यह दूसरा मैप है जिसमें हमें ईरान जो है वह दृश्यमान है पूरे एशिया के मैप में। यह पूरा मैप जो है वह एशिया का है और एशिया के मैप में हमें ईरान जो है, या आप कह लीजिए मीडिया का प्रदेश जो है वह हमें दृश्यमान है। आगे देखते हैं तो यहाँ का प्रदेश रण प्रदेश है, ये एक सच्ची बात है, एकदम एरिड जोन है। और यहाँ जो मानसून है या यहाँ जो वाटर है, रेनफॉल है, वो बहुत ही स्केर मात्रा में होता है, बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। यहाँ जल प्रदेश बहुत ही कम है। स्वाभाविक चीज है, अगर बारिश कम होगी तो वहाँ जो पानी होगा वो पानी भी कम होगा, सतह का जो पानी होगा, सरफेस वाटर, वो भी बेहद कम होगा वो सब समुद्र का ही होगा। उसके बाद देखेंगे वहाँ की प्रजा, तो वहाँ की जो प्रजा थी वह मुख्यतः खड़तल थी और स्वरूपमा थी। देखिए खड़तल विच मीन्स रफ एंड टफ, क्योंकि वे लोग ऐसी टेरेन में रहते थे जो सेमी एरिड हो, एरिड हो, तो वहाँ की जो प्रजा थी उन लोगों के जो शरीर थे वे थोड़े रफ एंड टफ थे और स्वरूपमंद भी थे। पूरे शरीर को ढकने वाला कपड़ा पहनते, विच मीन्स दे वर डिसिप्लिन्ड। सिर पर पगड़ी टोपी पहनते, चमड़े के जूते पहनते। राजवी अमीर वर्ग रेशम के कशीदाकारी युक्त कपड़े धारण करते। कशीदाकारी युक्त यानी कि दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू एम्ब्रॉयडरी। वे लोगों को यह ज्ञान जो है वे लोग जानते थे। हमने देखा था पिछली सभ्यताओं में, कई सभ्यताएं जो थी वे एकदम बाद में अपने उद्भव और विकास के यात्रा में एकदम बाद में वे लोग कशीदाकारी तक पहुंचते थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में यह ईरान की जो सभ्यता है वह थोड़ी विकसित थी, क्योंकि शुरुआत में ही ये लोग जो थे वे कशीदाकारी का उपयोग जो है वे लोग करते थे। पुरुष बाल दाढ़ी रखते थे, पुरुष बाल दाढ़ी रखते थे। अब ईरान की प्रजा सुगंधित द्रव्यों की शौकीन थी, इतनी शौकीन थी कि ऐसा कहा जाता है कि राजा अपने साथ युद्ध के दौरान अपनी रणभूमि में जो अत्तर थे वे अपने साथ रखते थे, सुगंधित द्रव्य जो थे वे अपने साथ रखते थे। हालांकि यह एक धार्मिक दृष्टिकोण भी हो सकता है, यह लॉजिक इसमें हमें कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा है सिवाय कि धार्मिक जो है लॉजिक हो सकता है। यहाँ की प्रजा ने समय अनुसार भिन्न भिन्न भाषाओं को अपने उपयोग में लिया। जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता गया, जरूरियात जो है वह भिन्न भिन्न होती गई, वैसे वैसे वहाँ की जो प्रजा है वो भी अपनी भाषा का उपयोग है वह भिन्नतापूर्वक करने लगी, जिसका वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। प्राचीन काल में वे लोग दरअसल पर्शियन भाषा यूज करते थे, विच मीन्स हम लोग उसे फारस कह सकते हैं, फारसी भाषा कह सकते हैं। फारसी को इंग्लिश में हम लोग पर्शियन कह सकते हैं। और बाद के समय में वे लोगों ने कुनिफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कुनिफॉर्म जो हमने सुमेर के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, बेबीलोन के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, वो अब ईरान के सभ्यता की भाषा भी बन गया
और यहाँ के लोग भी यह भाषा को, यह लिपि को अपने उपयोग में, व्यवहार उपयोग में लेने लगे। अब देखते हैं राजकीय इतिहास। भौगोलिक स्थिति की हमने बात की। देखिए, ईरानी इतिहास की विगत हमें मुख्य रूप से 2-3 चीजों से मिलती है। पहली तो जो ग्रीक मुसाफिर्स थे, उन लोगों के द्वारा जो ट्रैवलॉग लिखे जाते थे, यानी कि जो प्रवास निबंध या प्रवास नोंद लिखी जाती थी, वहां से हमें अच्छे उल्लेख मिलते हैं। तो ट्रैवलॉग ऑफ ग्रीक टूरिस्ट, यह एक पहला स्रोत रहा मुख्य। दूसरा जो मुख्य स्रोत है वह है फिरदौसी का लिखा हुआ शाहनामा। ये दो चीजें हमें अधिकांश जो ईरानी सभ्यता या ईरानी राजकीय इतिहास के बारे में जो बातें हैं उनसे वाकिफ करवाती है। ग्रीक इतिहासकारों की नोंद से मिलते हैं, वो हमने देख लिया। अब ईरान का राजकीय इतिहास अखामनी वंश के साइरस से शुरू होता है। राजकीय इतिहास यानी कि अब रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होने लगा। अब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था और जो है प्री हिस्टोरिक बात थी, मगर अब धीरे धीरे वहाँ की प्रजा ने भाषा के ऊपर प्रभुत्व ले लिया और लेखन वांचन की जो प्रक्रिया है वह वहाँ शुरू हो गई। तो साइरस से शुरू होती है। साइरस एक बहुत ही महान राजा था जिसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे। साइरस ने मीडिया के राजा एस्टेजिस को हराकर अपनी सत्ता ईरान में स्थापी। मीडिया का एक राजा था एस्टेजिस नामक, उसको हराया साइरस ने और अपनी जो सत्ता है वो वहां स्थापी। देखिए, यह जो पूरा पोर्ट्रेट है यह साइरस का ही है। साइरस द ग्रेट कहा जाता है। इनफैक्ट साइरस द ग्रेट, जिससे हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, वैसे ईरान में साइरस को द ग्रेट कहा जाता है क्योंकि महान पराक्रमी राजा था और यह राजा ने आसपास के कई सारे इलाकों के ऊपर भी कब्जा किया था और अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही बखूबी निभाया था। देखिए, यह राजवी ने जीते हुए प्रदेशों की प्रजा का प्रेम हासिल किया। सिर्फ जीता नहीं, सिर्फ जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके प्रजा को नियंत्रित नहीं किया, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से प्रजा को खुश किया, प्रजा को अपने प्रभाव में लिया, अपने विश्वास में लिया। अपनी प्रजा को श्रद्धानुसार धर्म भक्ति करने की अनुमति प्रदान की, विच मीन्स सेक्युलरिज्म। बहुत ही अर्ली सेक्युलरिज्म का यह फॉर्म कहा जाता है और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए आज के समय में यह एक प्रेरणा समान है, प्रेरणा स्रोत समान है कि इतने पहले के समय में इतने अंधश्रद्धाओं के बावजूद, इतनी जो है अनऑर्गेनाइज्ड जो है सिस्टम के बावजूद भी जो ये राजा अपनी प्रजा को जो है यह सेक्युलरिज्म दे सकते हैं, तो आज के समय हम लोग क्यों नहीं दे सकते? क्यों आज के समय में यह फॉलो करने में हमारे प्रशासनों को हिचकिचाहट हो रही है? साइरस का राज्य अमल ईसा पूर्व 558 से 529 तक रहा, यानी कि रफली 30 ईयर्स। यह राजवी मसागेटे नामक प्रजा के साथ युद्ध में मारा गया। इट वॉज द रीजन conflict with Massagete tribe led him to his death. साइरस के बाद उसका पुत्र कैम्बेसिस राजगद्दी पर आया। कैम्बेसिस ये बहुत ही तरंगी था, जैसे नीचे लिखा ही है, और तरंगी के साथ साथ यह एक दुर्बल राजा था। दुर्बल राजा, दुर्बल के साथ साथ क्रूर भी था, और क्रूर के साथ साथ यह राजा ने इजिप्ट की प्रजा को बहुत ही परेशान किया। इजिप्ट के नगरों के जो गिरजाघर थे, अच्छे अच्छे स्थापत्य थे, उनका विनाश किया। यहीं तक कि यह कैम्बिसिस ने अपने ही पुत्र को मार दिया ताकि उसके सामने कोई विद्रोह न कर सके राजगद्दी के लिए, और इसकी वजह से प्रजा ने यह राजा को अस्वीकार किया और उसके सामने विद्रोह कर दिया। बहुत ही क्रूर राजा था, और इसका जो पिता है वो उतना ही अच्छा था, उतना ही महान था, उतना ही पराक्रमी था। देखिए, जो मैंने प्रदेशों की बात की साइरस के मामले में, कि साइरस ने जो है कई सारे जो प्रदेश थे वे एक कर लिए, तो उसमें कई सारे
एरियाज का हम लोग नाम लिख सकते हैं, जिसमें बेबीलोन है, जिसमें लीबिया है, जिसमें इजिप्ट है, एक्सेट्रा इत्यादि। इन सारे प्रदेशों के ऊपर यह साइरस राजा ने अपना आधिपत्य जो है वह जमाया था, अपने पराक्रम से, अपने जो है एग्रेशन से। देखिए यह पोर्ट्रेट जो है वह कैम्बिसेस का है, जो कि एकदम दुर्बल था, दुर्बल के साथ साथ एक क्रूर और घातकी राजा भी था, जो प्रजा का जो प्रेम है वह नहीं जुटा पाया अपनी जो है क्रूर करनियों की वजह से। देखिए हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक प्रजा का, पुरुष जो थे वे दाढ़ी मूछ रखते थे, तो आप लोग देख सकते हो यह पोर्ट्रेट में दाढ़ी भी है और मूछें भी है। अब आगे देखिए, कैम्बिसेस का भाई स्मर्डिस ने उसको सत्ता पर से उतार फेंका। जब प्रजा का विद्रोह हुआ तो यह स्मर्डिस ने प्रजा का जो है सहयोग लेके, प्रजा को जो है प्रजा के साथ मिलके यह राजा को अपनी सत्ता से बाहर फेंक दिया और खुद ने गादी संभाल ली, खुद राजा बन गया। ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, खुद राजा बन गया। अब स्मर्डिस की दुर्बलता का लाभ लेते हुए छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने लगे। देखिए पहले क्या हुआ कि स्मर्डिस जब सत्ता में आया तो स्मर्डिस की जो नीति थी उसमें भी खोट थी। यह राजा दरअसल पूरे धर्म को, धर्म यानी कि ज़रथुष्ट्र धर्म को ही खत्म करने की बात कर रहा था, कि मैं ये पूरा धर्म ही खत्म कर दूं, सारे लोगों को, इन धर्म के अनुयायियों को मार दूं, उनका कत्लेआम कर दूं। मगर वो अपनी योजनाओं में सफल नहीं रहा, जो है वो एक अच्छी बात है। उसके बाद उसकी दुर्बलता का लाभ लेते हुए छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने लगे। उसमें से ही एक दारियस नामक एक शक्तिशाली उमराव था। देखिए ही वॉज नॉट बोर्न किंग, ये बात हमें समझनी है। हालांकि ईरान में जो सक्सेशन का क्रम होता था वह हेरिडिटरी होता था, आनुवंशिक होता था, मगर यहाँ किसी मुख्य नेतृत्व की दुर्बलता का लाभ लेते हुए जो उमरावों के द्वारा जो स्वतंत्र राज्य होते हैं, स्वतंत्र राज्य की स्थापना घोषणा होती है, वह क्रिया के तहत दारियस नामक एक उमराव ने अपना राज्य स्वतंत्र घोषित किया और एक सत्ता जो है अपनी स्थापी। दारियस बहुत ही शक्तिशाली व उदार राजवी था, वो भी एक साइरस की तरह ही महान और पराक्रमी था। और उसके साथ साथ यहाँ गुणों की भी बात की गई है, वह एक शक्तिशाली था और शक्तिशाली के साथ एक उदार राजवी था। देखिए यह दारियस ने अपनी जो प्रजा थी उसका दिल जीत लिया, मिस्र की प्रजा का भी दिल जीत लिया, इजिप्ट की प्रजा का भी। वहाँ अनेक गिरजाघरों के निर्माण भी करवाए और जो साइरस के संदर्भ में हमने देखा, ठीक उसी तरह ये भी सेक्युलरिज्म का ही जो है प्रमोटर था, कि सर्वधर्म संभाव की जो भावना है वह रखने वाला यह राजवी था। देखिए यह दारियस ने कई सारे जो है धर्मालय भी बनवाए, गिरजाघर भी बनवाए, अन्य स्थापत्य भी बनवाए। उसके साथ साथ यह राजा ने अफगानिस्तान और भारत तक अपनी जो सीमा है वह बढ़ाई थी, अपनी जो सत्ता है वह विस्तृत की थी। वो एक बहुत ही बड़ी बात है। एक्सटेंडेड बाउंड्री, या आप कह लीजिए उसका एम्पायर, टिल अप टू अफगानिस्तान एंड इंडिया। दिस इज अ वेरी बिग डील, और एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। दरअसल यह दारियस जो था वह ग्रीक जो नगर राज्य थे, महान नगर राज्य, उसको हराना चाहता था, मगर जीवन पर्यंत वो अपनी योजनाओं में सफल नहीं रहा और उसके जो सपना था उसको सफल किए बिना ही उसकी मृत्यु जो है वह हो गई। इसका जो काल है वो दरअसल 521 BC यानी कि ईसा पूर्व से 481 तक का था। इस समय के बीच में यह राजा जो है
उसने सत्ता की थी, और या उसकी सत्ता थी पूरे ईरान के प्रदेश के ऊपर या पूरे मीडिया के प्रदेश के ऊपर। देखिए यह जो इमेज हमारे पास मौजूद है, यह इमेज दारियस की है। आप देखते हैं दाढ़ी बाल दोनों है और कैम्बिसिस से भी ज्यादा है। दाढ़ी तो इनफैक्ट बहुत ही लंबी है, बाल भी थोड़े लंबे हैं, घुघराले भी है। देखते हैं दारियस के बाद कई राजवी आए, मुख्यतः वे सब दुर्बल थे। यहाँ कुछ राजवी के नाम है, 4 राजवी के नाम हमें दिए गए हैं, मगर वे सब नोंदपात्र नहीं है, एकदम जो है गैर नोंदनीय है, उसे हमें याद रखना आवश्यक नहीं है। हमें याद कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण राजा ही रखने हैं, जैसे साइरस हो, कैम्बिसिस हो, दारियस हो, इतने राजा ही हमें याद रखने हैं जो जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं या यादगार कार्य किए हैं। अन्य राजाओं में क्षरसिस प्रथम, आर्ताक्षर्सिस द्वितीय, आर्सिस, कोडोमनस इत्यादि कई सारे राजा थे जो महत्वपूर्ण नहीं थे, दुर्बल थे। परिणाम स्वरूप सत्रप धीरे धीरे बलवान होने लगे। देखिए सत्रप जो थे वे उस समय प्रांत का वहीवट करते थे, प्रांत का जो तंत्र है उसका संचालन करते थे, और इन सत्रपों के ऊपर भी ईरानी राजाओं के द्वारा लश्करी अधिकारी तैनात किए जाते थे ताकि ये लोग कोई बार विद्रोह ना कर दे। और इसी की वजह से पूरे राज्य को एकजुट रखने के लिए, एक धागे में बंधे रखने के लिए इन लोगों के ऊपर भी लश्करी अधिकारी नियुक्त होते थे, जिसके हिसाब से अब राजतंत्र व सैन्य तंत्र है वो अब अव्यवस्थित होने लगे और धीरे धीरे दुर्बल जो है वह बनने लगे। इन सब का लाभ लेते हुए सिकंदर ने बहुत आसानी से ईसा पूर्व 330 में ईरान जीत लिया। जो बात हमने की थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है वह पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था, और ग्रीक के आसपास के प्रदेशों को तो उसने जो है उसने उसके ऊपर कब्जा तो है वह कर लिया था, दूर के देशों पर भी कब्जा कर लिया था, मगर उसकी मृत्यु हो जाने की वजह से उसकी जो योजना थी वह जो है अधूरी रह गई, वो पूर्ण नहीं कर पाया। इस तरह दारियस ने मात्र 4 वर्ष के कम समय में ईरान के महान साम्राज्य का जगत के तख्ते पर से अंत आया। तो ऐसे आखिरी में परदेशी हाथ में सत्ता चली जाने की वजह से यह जो पूरी महान सभ्यता थी उसका अंत जो है वह अब आ गया। देखिए आगे अगर हम राजतंत्र की बात करें, अगर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो मुख्य रूप से ईरान का जो राज्य था वह जो है एकदम सुमेर के राज्य की तरह ही, एकदम या असीरिया की राज्य की तरह आप ले लीजिए, तो एकदम लश्करी राज्य ही था और लश्कर प्रभावी ही राज्य था, और लश्कर का जो स्थान है वह एकदम पूरे राज्य में ऊंचा था। पकड़ जो है लश्कर की वो बहुत ही बड़ी थी ईरान के ऊपर। विश्व की सभ्यताओं की तरह ईरान में भी राजा राज्य का बड़ा था। यह राजा को क्षत्र कहा जाता था, क्षत्र, और जो सक्सेशन था वह हेरिडिटरी था, यानी कि आनुषंगिक था। राजा की सत्ता अबाधित थी। किंग वॉज एंजॉइंग अनलिमिटेड पावर। राजा अपना अंतःपुर जनाना खान भी रखता था, यानी कि व्यभिचार भी करता था, और यह अंतःपुर में अनेक स्त्रियां जो है वो भी रखता था। राज्य में उमराव का स्थान विशेष था। उमराव जो थे वे राजा के हाथ पैर थे और राजा को आपातकालीन समय में, युद्ध के समय में काम आते थे। राजा भी वह काम से खुश होकर इन उमरावों को जागीर देता था, और इन जागीरों का वहीवट जो था वो उमराव के द्वारा ही होता था। मुख्यतः उमराव राजा को खुश रख के जागीर प्राप्त करते थे और बाद में उस जागीरों का वहीवट करते थे। जागीर यानी कि जमीन, बहुत बड़ी खेत जमीन हो उसे हम जागीर कह सकते हैं। देखिए वहाँ की लश्कर की बात करें अगर, तो ईरान में लश्कर का महत्व विशेष था। लश्करी राज्य ही हम लोग कह सकते हैं। यह यहाँ वास्तविक सत्ता लश्कर के हाथ में थी। मिलिट्री वॉज एंजॉइंग एब्सोल्यूट पावर इन एंशियंट इरानियन सिविलाइजेशन, हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह लश्कर का प्रमुख एकम शाही लश्कर दल था। रॉयल जो आर्मी यूनिट था वो पूरी आर्मी का एकदम महत्वपूर्ण अंग था और शक्तिशाली अंग था। लेखन कार्य करने वाले भाट लोग, वेश्या, हाथी, घोड़ा इत्यादि लश्कर के साथ रखा जाता था ताकि लश्कर की जो जरूरियत है वो वहीं के वहीं पूरी हो जाए। भाट लोग जो थे वे लेखन कार्य के साथ साथ जो लश्कर का जो मोरल होता है उसको बूस्ट करने की भी बात करते थे,
और उन लोगों को जो एग्रेशन आए, क्लियर, उस जो है लय में बात करते थे और उन लोगों का मोरल जो है वह अप रखते थे। ईरान एक लश्करी राज्य था, वो कहना जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके आगे अगर हम कानून की बात करें तो ईरान लश्करी राज्य होने से कानून यहाँ अत्यंत कठिन थे। हमें मालूम ही है कि लश्करी जो राज्य होता है या लश्करी क्षेत्र होता है, वहाँ के कानून जो है वे सामान्य कानून से थोड़े कठोर और कठिन होते हैं। कानून बनाने का कार्य धर्मगुरुओं के द्वारा होता था। ऐसा माना जाता है कि राजा जब फैसला सुनाने बैठता तब देव अहूर मजद उसको प्रेरणा देता। ये एक मिथ है और एकदम अर्ली एज होने की वजह से यह एक अंधश्रद्धा जो है वो वहाँ की एक मान्यता बनी हुई थी। राजा न्यायतंत्र का वड़ा होता है, जैसे हमने अनेक सभ्यताओं में, प्राचीन सभ्यताओं में देखा है। सर्वोच्च अदालत थी, यानी कि देयर वाज अ सिस्टम, या आप कह लीजिए जो मैकेनिज्म था सुप्रीम कोर्ट का वो मौजूद था। उसके नीचे 7 व्यक्ति की बनी हुई वरिष्ठ अदालत भी होती थी, यानी कि हाईकोर्ट भी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कार्य करती थी। अपना गुनाह की गंभीरता के रूप से सजा दी जाती थी। फटकों की सजा से, मामूली फटकों की सजा से देहांत दंड तक की गंभीर सजा भी दी जाती थी अकॉर्डिंग टू द क्राइम। और यहाँ गंभीर गुनाहों में लूटफाट का गुनाह है, या आप योग्य होने के बावजूद आपका सैन्य में न जुड़ना, वो भी एक गंभीर गुनाह है। राजद्रोह करना, वो भी एक गंभीर गुनाह है। तो इन गुनाहों में देहांत दंड तक की भी सजा होती थी। देखिए, वहां की जो आंतरिक व्यवस्था थी उसमें प्रशासन की सरलता के लिए पूरे राज्य को अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया गया था। प्रांत का बड़ा सत्रप कहलाता था, जिसका जिक्र हमने किया। राजा अपने खून के डर की वजह से अपनी जगह बदलते रहता था। एकदम माहौल जो था वह डरावना था, चाहे वो राजा हो या पूरी सेना हो। और राजा भी अपने राज्य में महफूज नहीं था, और उसको भी जो है सिक्योरिटी रीजन के लिए उसकी भी जगह है वो जो है एकदम सी निरंतर बदली जाती थी। सत्रपों की सत्ता अबाधित न हो जाए, इसी वजह से उसके ऊपर सैन्य अधिकारियों को रखा जाता था, ताकि वे लोग सत्रपों को कंट्रोल करें, उन लोगों को रेगुलेट करें, उन लोगों को अपने बान में रखें, ताकि वो मुख्य नेतृत्व के सामने विद्रोह न कर दे। तो राज्य की आंतरिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए एक सुगठित गुप्तचर तंत्र था, यानी कि एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस मैकेनिज्म था, जो पूरी की पूरी आंतरिक जो परिस्थिति है या आंतरिक एकजुटता है उसको बनाए रखने के लिए कायम था। अगर किसी भी प्रांत में किसी भी सत्रपों के द्वारा कोई साजिश की जा रही है तो उसकी माहिती जो है वे तुरंत ही जो है राजा को देते थे और राजा को आगाह करते थे। उसके बाद प्रांत के अधिकारियों की तनख्वाह प्रांत के लोगों से वसूली जाती थी। प्रांत के लोगों के द्वारा जो कर दिए जाते थे उन करों में से ही वहां के अधिकारियों की तनख्वाह की जाती थी। प्रत्येक सत्रप को हर साल राजा को धनराशि देनी पड़ती थी। इट इज अ टाइप ऑफ रेंट। जब कोई मालिक जो है वह किसी को कोई अपनी चीज देता है तो उसके बदले में वो रेंट वसूलता है। तो सेम मैकेनिज्म वाज अप्लाइड कि राजा जो है वह अपना प्रांत या अपनी जागीर जो है वो किसी को देगा। जागीर तो हम लोग नहीं कर सकते, मगर अपना प्रांत दिया तो उसके भाड़े में एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, यानी कि एन्युअली ही यूज्ड टू कलेक्ट सम रैंसम अमाउंट। प्रत्येक प्रांत स्वायत्त था, अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से कर सकता था। दैट मीन्स एवरी स्टेट वाज ऑटोनोमस, और प्रत्येक स्टेट अपने आप से अपने निर्णय जो थे वे कर सकते थे। उसमें उसकी सत्ता जो थी वह अच्छी थी, अबाधित थी। देखिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग कई सारी बातों का जिक्र कर गए, जिसमें मुख्य रूप से वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा अबाउट ईरानियन सिविलाइजेशन, उसके बाद वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देखी, वहाँ के प्रजा के बारे में भी देखा और प्रजा का स्वभाव भी देखा, रहनी कहनी भी देखी। उसके बाद हमने वहाँ का राजकीय इतिहास देखा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा थे जिन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और उसके बाद हमने वहाँ का राजतंत्र देखा कि हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका निष्कर्ष हमने निकालने की कोशिश की कि वहाँ का जो तंत्र था वह एक संपूर्ण रूप से लश्करी था, धर्म के प्रभाव में था। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने आज के इस लेक्चर में ईरानियन सभ्यता के 4-5 पहलू देखे। अन्य उपाख्यान में हम लोग
जो रिमेनिंग पहलू है उसकी बात करेंगे और पूरी ईरानी सभ्यता है उसको समझने का प्रयास करेंगे अच्छे रूप से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।